स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार पुनः मेरे चैनल मुन्ना सर लेक्चर में। आज मेरे साथ ऑन स्क्रीन डॉक्टर इंद्रभूषण सर मौजूद है। मैं जिस लोकेलिटी में रहता हूं उस लोकेलिटी में डॉक्टर इंद्रभूषण नाम ही काफ़ी है सर की आइडेंटिटी के लिए, लेकिन फिर भी ये जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है तो हमें परिचय देना पड़ेगा। तो डॉक्टर इंद्रभूषण सर जो है होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं और त्रिवेणीगंज में सर का क्लिनिक है और डॉक्टरी के साथ साथ सर 2-3-4 और काम करते हैं। RTI के कार्यकर्ता हैं। उसके बाद जो है सर समाज सेवी है, बहुत अच्छे समाज सेवी हैं। उसके बाद समाज सुधारक भी कह सकते हैं और मृत्यु भोज को रोकना सर के लिए एक मिशन बन चुका है और इसमें कई मर्तबा सर ने सफलता भी प्राप्त करी है। तो ये सर का मेरे तरफ से था परिचय। तो सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आपका भी मुन्ना जी, क्योंकि आपने बहुत दिनों के बाद, और हमको लगता है कि बहुत दिनों से आप कर रहे थे और हमको अच्छा लगा कि आप जैसे लोगों से मिल करके भी, और हमारा इंटरव्यू, मेरे जैसे व्यक्ति अगर कोई इंटरव्यू कर रहा है त्रिवेणीगंज में, तो हमको लगता है कि अच्छी बात है। और सर का मैं भी धन्यवाद सर को देना चाहूँगा कि इतनी समय की व्यस्तता होने के बावजूद सर ने मेरे लिए समय निकाला। तो सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। आपका भी। चलिए तो हम इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। सर सबसे पहला जो मेरा प्रश्न है, आप भी एक छात्र रह चुके हैं, तो आप जिस छात्र जीवन को जिए हैं और वर्तमान समय के छात्र जो अपने जीवन को जी रहे हैं, आपके भी बाल बच्चे हैं जैसे हम लोग को आप देखते हैं और भी कई सारे बच्चे को देखते हैं, तो सर क्या समानता क्या असमानता पाते हैं आप उस दौर में और इस दौर में? पहले जो छात्र जीवन रहा है और आज सुविधाएं काफ़ी बढ़ गई हैं। आज की मैं पहले बता दूं तब मैं पीछे जाऊं, क्योंकि वर्तमान पर फोकस करके ही हम भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए जो बीत गया उस पर थोड़ी बात करेंगे, वर्तमान पर थोड़ा ज़्यादा करेंगे, क्योंकि वर्तमान को बेहतर बना के हम भविष्य को और बेहतर बना सकते हैं। वर्तमान में छात्रों के पास बहुत सारा विकल्प है और आज तब का पिता और आज के पिता में क्या है, हर एक पिता पढ़ाई के प्रति बिल्कुल अपना 100% दे रहा है। शायद उसमें 1-8% को घटा दें, नहीं तो लगभग पिता और माँ अगर गलत हो सही हो जो भी काम करके पैसा अर्न करता है, वो सबसे पहले जब अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहता है। ये सबसे बड़ी बात है। अपना वो तन मन धन लगा रहा है कि बच्चा कैसे पढ़ ले, आगे आए, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़े, अच्छा जॉब प्राप्त करे। ये आज के माँ बाप और आज की सोसाइटी और आज का जो वर्तमान है उसमें सबसे बड़ी है। ये इतनी बातें उस वक्त थी, पढ़ना वही लोग पढ़ रहे थे जिनके माता पिता पहले से कुछ हैसियत वाले थे, या जो बहुत पढ़ाई को अच्छा मान रहे थे कि पढ़ को हम सोसाइटी को बदल सकते हैं, खुद को बदल सकते हैं, वही पढ़ रहे थे। चलिए बहुत अच्छा। तो सर ने काफ़ी अच्छे तरीके से इस प्रश्न का उत्तर दिया। सर मेरा अगला क्वेश्चन है कि जब बच्चे 10th पास करते हैं, 12th पास करते हैं, तो उन्हें जब पूछा जाता है कि आपको क्या बनना है, तो उन्हें ये नहीं पता होता है कि मेरी रुचि क्या है, मुझे किस क्षेत्र में जाना है। वो दोस्तों से सलाह लेते हैं कि तुम किस फील्ड में जा रहे हो, तो मैं डॉक्टर बनूंगा तो मैं भी डॉक्टर बन जाऊंगा, तुम IAS बनोगे तो मैं भी IAS बन जाऊंगा, तुम इंजीनियर बनेगे तो मैं भी, जबकि दोनों की रुचि अलग अलग है। तो इस विषय में सर आप क्या कहना चाहेंगे? बचपन से मैं भी सुनता आया हूँ, शायद आप भी आज के नौजवान हैं सुनते आए होंगे, क्या बनोगे मुन्ना जी। ये बहुत बड़ा सवाल। इस पर कुछ गीत भी है, कुछ कविताएं भी, और बड़ा बड़ा अखबार में आता है क्या बनोगे मुन्ना। और एक आमिर खान की फिल्म आई थी, उसमें गाना था, पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा। जी जी। हर बाप का, माँ का सपना होता है उसका बच्चे के साथ उसका सपना भी बड़ा होता है, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो। खास करके जब पढ़ाई की बात हो रही है तब 10th में आने तक अधिकांश बच्चों को पता ही नहीं होता है कि उनको करना क्या है। जी। जिनको पता होता है उनकी संख्या, हमको लगता है कि अगर 100 बच्चे मैट्रिक करते हैं, एक एवरेज निकाला जाए, तो मुश्किल से 10 बच्चों को पता है 100 में कि हमको क्या करना है। बिल्कुल। हाँ, बाकी 90 तो किसी के साथ अगर कोई भाई कर रहा है, भाभी कर रहे हैं, या कोई दोस्त कर रहा है, सर कर रहे हैं, तो वही बनता है। उसकी वजह क्या है कि उसका एम जो है, गोल जो है, 7 तक तय नहीं हो पाता। और बच्चे, आप भी जानते हैं मुन्ना सर, आप भी इतना दिनों से पढ़ा रहे हैं, तो एक देखते होंगे बच्चे को 6th 7th 8th 9th और 10th इस पर पकड़ नहीं है। जी। हमको लगता है कि कुछ ही बच्चे का, सो आप ज़्यादा जानते होंगे क्योंकि आप प्रोफेशनल टीचर हैं, मैं तो चिकित्सक हूँ, मैं बीमारी के बारे में ज़्यादा बता सकता हूँ। लेकिन जो पढ़ा हूँ और जो अपने मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, और आप लोगों के साथ रहने का जो मौका मिलता है, जब कभी भी पढ़ाई को जिस स्तर पे जान पाया हूँ, उसमें ये लगता है कि बच्चे को से अगर जो जिस क्लास की मैंने बात की, 6th 7th 8th 9th 10th जो भी विषय वो पढ़ते हैं, अगर उस पर वो
पूरी तन्मयता से, पूरी लगन से उसको पढ़ें। पिक एंड चूज, आज का बच्चा शुरू से पिक एंड चूज पढ़ रहा है, जितनी ज़रूरत है उतना ही लेता है, उतना ही पढ़ता है। ऐसे में आप एक क्लर्क बनने में भी बच्चे को 10 साल लग रहा है, जबकि अगर आप भी तैयारी करते हैं या करवाते हैं तो अगर ये 5-6 क्लास के बारे में जो मैंने कहा अगर इसको पढ़ लिया जाए, हमको नहीं लगता कि एक एसएससी लेवल का या इंटर स्नातक लेवल का क्लर्क बनने के लिए और बहुत ज़्यादा सवाल बाहर से नहीं आते। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप भी जान रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे का एम तो तय हो जाएगा अगर इसीलिए तय नहीं हो पाता। हम अगर अभी 10 क्लास के बच्चे को अगर ये कहेंगे तुमको कॉमर्स सेक्टर में जाना है, लेकिन उसको कॉमर्स के बारे में नहीं पता, कोई ले रहा है, कोई अगर त्रिवेणी में या आसपास में सफल हो गया कॉमर्स से तो उसको देखा देखी करता है, खुद उसका एम नहीं बन पाता। जी बिल्कुल। इसीलिए वो अगर माँ बाप या भाई या बंधु के कहने पर अगर वो कोई सेक्टर में चला भी जाता है पढ़ाई के किसी क्षेत्र में, तो वहाँ जाके क्योंकि उसकी रुचि रहती नहीं है इसलिए वो असफल हो जाता है। सर ये एक और प्रश्न करूंगा जो मेरे डायरी में नहीं है, लेकिन ये बात करते करते मन में आ गया। सर मैंने बहुत ऐसे पेरेंट्स को भी देखा है कि जब बच्चे 10th कर लिए, बच्चे का मन है कि हमें सिविल सर्विसेज में जाना है और आर्ट पेपर लेके तैयारी करनी है, लेकिन उसके पेरेंट्स जबरन उसे बोलते हैं कि नहीं तुम्हें इंजीनियर बनना है, मेरा शौक है कि तुम इंजीनियर बनो। बच्चे का कुछ और मन, पेरेंट्स का कुछ और मन। तो सर ये कहाँ तक सही है? जी सही, बहुत अच्छी बात आपने प्रश्न किया। हमको लगता है कि हर 10 में से 6 या 7 बच्चा, जहाँ तक मेरा हमको समझ में आ रहा है, क्योंकि आप सवाल मुझसे कर रहे हैं तो जवाब मुझे ही देना है, तो इसमें सबसे बड़ी बात होती है जो सपना हम पूरा नहीं कर पाते जी, जो मेरा गोल रहता है किसी न किसी कारणवश या अर्थवश या पैसे की कमी कारण या उस वक्त समझ में नहीं आया, कोई नहीं कहा, कोई नहीं बताया या नहीं लगा कि इसके करने से कुछ और अच्छा हो जाएगा, तो होता क्या है कि हर पिता को ये लगता है अगर इंजीनियर बन जाता, डॉक्टर बन जाता, आईएएस बन जाता, लेकिन पिता अपने पुत्र से, बहुत कम पिता ऐसे होंगे आज की तारीख में भी, वो अपने पुत्र से उससे पूछते हैं बेटा तुम क्या बनना चाहते हो। जी बिल्कुल। क्योंकि जहाँ तक आपने कहा कि इंजीनियरिंग का लाइन आईएएस बनना चाहता है, तो है क्या कि अगर वो कोई इंजीनियर ही बनना चाहे और उसके पिता की इच्छा है कि वो यूपीएससी ही कम्पीट करे, तो ठीक है वो कम्पीट कर भी जाए अगर, तो वो कहीं न कहीं उसके मन में चुभन रहेगी अगर मैं इंजीनियरिंग के फील्ड में होता तो ज़्यादा सक्सेस करता। ये सबसे बड़ी बात है। मैं इसमें एक लाइन और कहना चाहूँगा, 2 लाइन, कि सपना आप अगर पिता हैं, मैं यही मैसेज देना चाहूँगा हर माता पिता को जो मेरी बात को सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे, मैं यही कहना चाहूँगा सपने बच्चे का हो, उसमें आपका अर्थ लगे, आपका समय लगे, आपका सुझाव लगे। हर माँ बाप को ये करना चाहिए, सपने बच्चे का हो, आपका समझ, आपका अर्थ, आपका सुझाव, तब बच्चे अच्छे करेंगे। यानी कि उसको उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है आप उसमें आप दें सपना, लेकिन बच्चे का हो। अगर उसका सपना होगा तो उसके लिए वो तन मन धन लगाएगा। जी सर, बहुत अच्छा। एक और प्रश्न सर मेरे मन में है कि अभी जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं सर, उस समाज में लोगों की एक धारणा बन चुकी है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन कर लिए हैं और अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिली तो आप जीवन में असफल हैं। अगर आपको सरकारी नौकरी एक पोस्ट में आपको पोस्टमैन का जॉब मिल गया ताकि 10,000 आपकी सैलरी है, फिर भी आप सफल है, लेकिन अगर किसी दूसरे फील्ड में आप 1 लाख मंथली कमा रहे हैं तो आप असफल है। ये धारणा क्या है सर? लोगों के मन में ये धारणा क्यों है? जी, बहुत हमको लगता है कि हर नौजवान जो अभी पढ़ रहा है और कहीं न कहीं अगर उसके मन में है कि हम सरकारी नौकरी करें या कमीशन की तैयारी कर रहा है, तो उसके मन में पहला सपना होता है कि वो सरकारी नौकरी करे। सरकारी नौकरी, अपनी अंग्रेजी में एक वर्ड है सोशल स्टेटस। जी हाँ, ये वर्ड हमको लगता है कि सरकारी नौकरी करने से लोगों को लगता है कि हमें अच्छी घर में शादी हो जाएगी, हमारा समाज में रुतबा बढ़ जाएगा। ये हमको लगता है कि रुतबा और सोसाइटी में एक अपने को मुकाम पाने, ग्रेडिंग, ये समाज अपना ग्रेडिंग करता है। एक आईएएस का ग्रेड, एक डॉक्टर का ग्रेड, एक टीचर का ग्रेड, एक क्लर्क का ग्रेड। इसलिए देखते होंगे समाज को बदलने वाला शिक्षक भी अपने पुत्र को शिक्षक नहीं बनाना चाहता जी, क्योंकि उसका ग्रेडिंग नहीं है। जो शिक्षक समाज को बदलता है, और वो शिक्षक भी लोग तब बन रहे हैं जब कोई सोचते हैं चलो कुछ न बने तो शिक्षक बन जाए, जबकि सब कुछ बनने के बाद जो सबसे तेज विद्यार्थी हो उसको शिक्षक बनना चाहिए। ये समाज की विडंबना कहिए या दुर्भाग्य कहिए अपने समाज का, जो सबसे तेज स्टूडेंट होता है वो डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस बन जाता है मेहनत करके, और जो टीचर वो लोग बनते हैं जो कहीं कुछ नहीं बन जाते। बिल्कुल बिल्कुल। या अगर अच्छे लोग टीचर भी बनते हैं तो फिर उनको
समाज वैल्यू नहीं करता। समाज अभी भी उनको वैल्यू करता है, मुखिया को, सरपंच को। पढ़े लिखे लोगों की वैल्यू 3 जगह है। मैं अपने जीवन में देखा हूँ, छात्र जीवन से लेकर मैं इलाज भी लंबे दिनों से कर रहा हूँ। एक, जब आपको अच्छे डॉक्टर की तलाश हो, 2-4 जगह आप दिखा ले तो फिर अच्छा डॉक्टर, अगर नहीं ठीक हुआ 2-4 जगह तो। अगर आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, 2-4 टीचर से आप नहीं आपका बच्चा पढ़ सके, तब एक बेहतर टीचर की तलाश है। आप अगर केस लड़ रहे हैं, अगर 2-4 वकील से हार चुके हैं, उससे नहीं संभल पा रहा आपका केस, तो एक अच्छे वकील की तलाश। नहीं तो हमको नहीं लगता कि अच्छे व्यक्ति की तलाश समाज करता है। यहाँ समाज सिर्फ बाहुबलियों को, समाज सिर्फ धनवानों को और उन लोगों का गुणगान करता है जो लोग समाज को कुछ दे नहीं सकते, लेकिन हाँ उनके पास सब कुछ, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, जो सिर्फ अपने महलों में ही रहते हैं। महल बनाना गुनाह नहीं है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि हमारा पड़ोसी का भी इसी तरह घर हो जाए, वो भी लोग अच्छे से रहे। समाज में ऐसे लोगों की कमी है, इसलिए कमी है कि शिक्षक का समाज उसका आदर नहीं करता, मुझे जो लगता है। एक प्रश्न सर और करूंगा जो मेरे डायरी में नहीं है, लेकिन आपके बात करते करते मेरे मन में आ गया, क्योंकि आज के सर बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जिनकी बेटी जवान है, बेटा जवान है, उसका शादी करना चाहता है या चाहती है, तो उन लोगों को यही लगता है कि हम सरकारी नौकरी वाले लड़के से ही शादी करें, जबकि सरकारी नौकरी की संख्या अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट 3 पॉइंट समथिंग है सर, 3 पॉइंट समथिंग है, उससे भी कम है, उससे भी कम है, 3 पॉइंट समथिंग है। तो सब चाहते हैं, हर माँ बाप चाहते हैं कि हम अपनी बेटी की शादी जो है सरकारी नौकरी वाले लड़के से करें, और उसकी तलाश में 4 साल 5 साल भटकते रहते हैं, उसका एज गैपिंग भी ज़्यादा हो जाता है। और अगर कोई लड़का अच्छा लड़का है, उसका बिहेव अच्छा है, पर्सनालिटी अच्छा है, अच्छा कमा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो सरकारी नौकरी का टैग लगा हुआ नहीं है, उसको सब लोग धुतकार देते हैं। सर ये क्या मानसिकता है? ये मानसिकता मैं बता रहा हूँ, ये इस वजह से आज का युवा इतना तनाव में, हमको लगता है कि मैं जिन बच्चों का, जिन लड़कों लड़कियों का इलाज करता हूँ, खास करके लड़कों का, अगर उनको वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, मानसिक अवसाद के शिकार हो जाते हैं। अगर वो मेहनत कर रहे हैं जॉब, क्योंकि जॉब की संख्या कम है और फॉर्म भरने वालों की संख्या ज़्यादा है, तो एक लिमिट है कि अगर 100 व्यक्ति पढ़ने में अच्छा है और सीट अगर 10 ही है, तो अगर 100 जीनियस भी हैं तो 10 जीनियस को ही नौकरी होगी, ये ध्यान देना पड़ेगा। अगर जीनियस की अगर क्लास लगाई जाए तो ये समझना पड़ेगा, सीट 10 ही है तो बाकी 90 क्या करेंगे? उनकी शादी क्या अच्छे घर में नहीं होगी? उनको उनके माता पिता, उन्होंने भी लाखों खर्च किए हैं, कोई ज़मीन बेच के, कोई मजदूरी करके, कोई कुछ ना कुछ करके, कोई नौकरी करके, कोई खेती करके, तब उन बच्चों का क्या होगा? अब तो माँ बाप भी कहते हैं कि चलो तुम्हारा दोस्त था वो कर गया, तुम क्यों नहीं किए? ये बड़ा सवाल होता है। हाँ, जहाँ तक सरकारी की बात है, देखिए लोगों को समझ में आनी चाहिए। आप अभी जिस मोबाइल से आप इंटरव्यू ले रहे हैं, जिस गाड़ी से आप आए हैं, इसमें एक भी सरकारी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर। आप जो कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड, आप एडिडास से लेकर आप जितने भी अमेजोन से लेकर जितनी बड़ी कंपनियां देखिए, आप जितनी फराटेदार फॉर्च्यूनर से लेकर गाड़ियां देख रहे हैं, जेट विमान से लेकर देख रहे हैं, शायद एक आध सरकारी कंपनी होगी, नहीं तो बाकी सब प्राइवेट कंपनियां हैं। बिल्कुल सर। यहाँ सवाल क्या, सरकारी नौकरी में लोग ये समझ रहे हैं कि हमको 30 साल के लिए, 32 साल की हमको एक परमानेंट हो गया, उसमें लोग अपने को एक बुझने की अस्थिरता आ जाती है। आंधी हो, तूफान हो, हम ड्यूटी करें न करें, मेरा सिक्योर्ड है, फिर यही समझते अस्थिरता के चलते। और क्या होता है, सरकारी कंपनियां घाटे में जाती हैं, क्योंकि आप देखते होंगे, आप थोड़ा सा ले लीजिए, आप शिक्षक हैं, आप पढ़ा रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, अपना इंस्टीट्यूट खोले हुए, आप देखेंगे आप समय पड़ जाते होंगे जी, आप टाई लगा करके, या आपका जो भी ड्रेस है, मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा, तो उसमें एक शालीनता रहती है, एक हर जीपर लगा मिलेगा, जूते में पॉलिश किया रहेगा और पूरे नाखून कटेंगे, लगता है कि एक सिविलाइज व्यक्ति पढ़ाने जा रहा है। लेकिन आप सरकारी स्कूल के शिक्षक को देख लीजिए, वो नौकरी करने तक उनमें जरूर तन्मयता, उनमें सारी बातें रहेंगी। नौकरी करने के 1-2 साल के बाद आप उनको देखेंगे, वो जितना ध्यान अपने बच्चों पे देते हैं, शायद उसका 10% भी, अगर जिस स्कूल में उनको पैसे मिलते हैं, जिसके लिए समाज में उनका ग्रेडिंग ऊपर बढ़ गया, सरकारी नौकर का तमगा लग गया, लेकिन वो अपना 10% भी नहीं दे पाते। इसलिए आप देखते होंगे कि पहले की कहावत थी कि सरकारी स्कूल का मास्टर का बेटा नहीं पढ़ता है। कैसे पढ़ता पहले का सरकारी स्कूल का मास्टर? वो तो हवाई चप्पल पहन के, धोती फटी पहन के वो पढ़ाता था, वो पढ़ाता ही था और अपना जीवन सर्वस्व
उस बच्चे में लगाता था, उस स्कूल को सींचने में लगाता था। बिल्कुल। आज का सरकारी नौकर, चाहे वो IAS IPS या फिर आप शिक्षक, मैं सिर्फ शिक्षक की नहीं, मैं तमाम लोगों की बात करूँगा, वो सिर्फ अपना घर बनाने में और अपने बच्चे को आगे बढ़ाने में रहता है। जिस समाज के टैक्स के पैसे से उसे वेतन मिलता है, उसका 100% उपयोग वो अपने बच्चे के लिए और अपना घर बनाने में करता है, जिसके लिए उसे पैसे मिलते हैं, चाहे वो पुलिस हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वो सारे के सारे लोग अपने परिवार के लिए जिम्मेवार हैं, उस बच्चे और समाज के लिए जिम्मेवार नहीं हैं। यानी कि निजी विकास के लिए जी, काम निजी है। विकास के लिए सरकारी नौकरी। सर, अगला सवाल मेरा ये है, आपके पर्सनल जीवन से है। अगर आप वर्तमान समय में डॉक्टर नहीं होते तो आप क्या होते, किस फील्ड में होते, कहाँ होते? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। हमको लगता है कि मैं जहाँ भी होता, जो भी कर रहा होता, अगर मैं डॉक्टर नहीं होता, एक टीचर होता, एक मजदूर होता, एक दुकानदार होता, मैं जहाँ भी होता, मैं इसी तरह अपना 100% देता अपने इस काम को। चलिए, बहुत अच्छा सर, हम इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। अब अगला एक मैसेज आपको देना है हमारे उन बच्चों को जो इस बार 10th की परीक्षा पास किए हैं, 12th की परीक्षा पास किए हैं। आगे वो अपने फील्ड में किस तरीके से आगे बढ़े, कैसे आगे बढ़े, किस मानसिकता के साथ आगे बढ़े, इसके विषय में सर एक छोटा सा संदेश हमारे उन बच्चों को दीजिए। जी मुन्ना जी, मैं बता रहा हूँ कि जो बच्चे अभी 10th या 12th पास किए हैं, उनको तो सबसे पहले मैं पिछले सवालों में कहा, सबसे पहले तो उनको ये तय करना होगा कि वो अभी तक वो क्या करना चाहे। अगर अचानक उनको मन में है कि हमको लोगों के हिसाब से करना है, या अभी की जो परिस्थितियां हैं, अगर वो नौकरी के लिए करते हैं, सिर्फ हमको बहुत जल्द नौकरी कर लेनी है। अगर कोई मैट्रिक इंटर कर लेता है, अगर वो सीधी तुरंत नौकरी करना चाहता है, तो फिर सबके लिए अलग अलग बात। पहले तो ये उस बच्चों से ये करना पड़ेगा उसका गोल क्या है, उसका एम क्या है। अगर वो कोटा, इंजीनियरिंग, मेडिकल, नीट, तब तो वो जानते होंगे उनको कहाँ जाना है। उसके बाद बहुत सारे बच्चे जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं, उनके लिए हमको लगता है आज की तारीख में पारा मेडिकल और कॉमर्स सेक्टर ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि आप पारा मेडिकल ऐसा है कि अभी, क्योंकि अधिकांश लड़कियों को देखता हूँ मैं, BEd DEd कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मारामारी हो गई है। बिल्कुल। तो अभी पारा मेडिकल सेक्टर जो है बहुत अभी उसमें खाली सीटें भी हैं, और उसमें हमको लगता है अगले 20-30 साल तक स्कोप है। 20-30 साल तक स्कोप इसीलिए है क्योंकि अपना जो वातावरण अभी दूषित हो गया है, पानी, हवा, भोजन, इस समय ज़्यादा से ज़्यादा अस्पताल में स्किल कर्मचारी की ज़रूरत होगी। और हमको लगता है कि मैं एक चिकित्सक भी हूँ, मैं इस चीज़ को बखूबी समझ रहा हूँ। हमको लगता है कि जो लड़के मैट्रिक की, अगर वो कहीं दिमाग नहीं लगाए हैं, कहीं उनका एम नहीं है, कहीं गोल नहीं है, वो इंजीनियरिंग, मेडिकल, IAS IPS जो चुन लिए हैं उनके लिए मेरी साधुवाद है, मेरी शुभकामनाएं हैं। जो लोग नहीं चुने हैं, वो चौराहे पे खड़े हैं, तो उनको एक बार बड़ा मेडिकल या कॉमर्स सेक्टर की ओर जरूर देखना चाहिए। बिल्कुल। तो सर ने बहुत अच्छा संदेश दिया, और अंत में मैं आप सबों से ये कहना चाहूँगा कि आज मेरे साथ में जो वीडियो को स्किप कर दिए होंगे उनको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर इंद्रभूषण सर आज मेरे साथ मौजूद है इंटरव्यू के लिए। और मेरे मन में जितने भी प्रश्न थे, एक स्टूडेंट के मन में जो होना चाहिए, मैंने सारा पिक किया और सर से मैंने किया। सर ने बखूबी संतुष्टिपूर्वक हर प्रश्नों का उत्तर दिया, और ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। तो आप लोगों से विदा लेते हैं, और एक आखिरी मैसेज मैं भी देना चाहूँगा, अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो हमें कमेंट करें, हम उसका उत्तर देंगे। धन्यवाद। जी, धन्यवाद।